नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का दादी वाईएस एकेडमी में। उस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भूगोल के 500 से ज़्यादा प्रश्न की वाली सीरीज़, और इसका सेट 6 है। भौतिक भूगोल से संबंधित एमसीक्यू इसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं, और ये पिछले 27 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन इसमें, और 1995 से लेकर 2021 तक के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए। और किस परीक्षा में पूछे गए सवाल है, ये है यूपीएससी की सीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है, और ये आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाती है। अब तक वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवर्त निके, और मैं आप लोगों को बता दूँ हर सेट में 10 प्रश्न यहाँ पर सम्मिलित होते हैं, और इसी प्रकार हम इसमें 500 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? 2002 में सवाल पूछा गया, कौन सा एक लैगून नहीं है? इनमें से 3 लैगून है, यानी अनूप झील वगैरह है, और बाकी नहीं है। अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील और पुलिकट झील। तो यहाँ पे अष्टमुदी झील, चिल्का झील और जो पुलिकट झील है और जो पेरियार झील, इसमें से कौन से लैगून नहीं है? देखो 3 है यहाँ पे, अष्टमुदी झील, चिल्का झील और पुलिकट झील, ये 3 यहाँ पे लैगून है, एक नहीं है पेरियार झील। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑड वाला है वो कौन सा है? पेरियार झील। आंसर हो जाएगा इसका सी, जो नहीं है वो हो जाएगा सी, चिल्का। अष्टमुदी एवं पुलिकट झीलें लैगून है, ये रेत एवं क्ले के निक्षेपण द्वारा सागरीय जल के अलगाव से निर्मित चैनलों में बनी होती है, और पेरियार एक लैगून झील नहीं है। बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील, जिसे चिल्का झील या फिर चिलिका झील दोनों भी कहते हैं, और भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी, खोर्धा और गंजाम जिलों में स्थित है। और एक अर्ध खारे जल की अनूप झील या फिर लैगून इसको बोलेंगे, ये है अनूप झील। ठीक है, अगला यहाँ पे जो पहला ऑप्शन था हमारा अष्टमुदी झील भारत के केरल राज्य के केरल अनूप झील क्षेत्र की एक अनूप झील है। ठीक है, अनूप झील क्षेत्र की एक अनूप झील है, किस राज्य में? केरल में है। अगला है केरल की पेरियार झील भारत की सबसे सुव्यवस्थित झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु के तट पर 60 किलोमीटर लंबी और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी एक झील है। यह एक छिछली अनूप झील है। ठीक है, अनूप है, यह छिछली अनूप है। तो आंसर है इसका सी। यहाँ पे बाकी लैगून है 1, 2 और 3, सी नहीं है, तो आंसर रहेगा इसका सी। अगला सवाल है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सन 2002 में सवाल पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, सघन और विरल। ठीक है, ये दो कंसेप्ट रहते हैं। एक रहता है सघन, मतलब इसका यहाँ पे हम बात करें सघन की, तो ये बहुत ही इसका मतलब जिस अवयव से मिलकर बने हैं ये बहुत ही पास हो जाएंगे, और विरल मतलब इसके अवयव दूर दूर होंगे। ठीक है, या फिर ये कम घना होगा। इसको और समझो, और जो सिंपल भाषा उसमें ये देखो, घना अधिक घना हो जाएगा और ये कम घना। ठीक है, इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं सघन और विरल को। दूसरा ऑप्शन है, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो यहाँ पे देखिए, जो डी वाला, डी सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, ये गलत है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अन्विष्ट है, ये भी सही नहीं है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, ये नहीं है, सिलिकॉन नहीं है। पहला है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। तो पहला कथन यहाँ पे सही है, आंसर है इसका ए। आंसर है ए, सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व अधिकतम है। सघन यदि ज़्यादा है तो उसका क्या अधिक हो जाएगा? घनत्व। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे ये ज़्यादा घना है। जैसे हम बात करें वन की, वन में यदि ज़्यादा पेड़ है, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में यदि ज़्यादा पेड़ हमको दिख रहे हैं तो वो उसको क्या बोल देंगे? ये घना है। जैसे यहाँ पे यदि इसका घनत्व ज़्यादा है तो ये बोलेंगे कि सघन है। ठीक है, सघन। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम इस प्रकार है, पृथ्वी 5.52, बुध 5.54, शुक्र 5.24, मंगल 3.9, वरुण 1.66, बृहस्पति 1.34, अरुण है यहाँ पे फिर 1.19, शनि है 0.7। ठीक है, तो ये इनका अवरोही क्रम है घनत्व के अनुसार, यानी सघनता के अनुसार। अगला सवाल है, कथन ए और कारण आर से संबंधित है। 2003 में सवाल पूछा गया है। इससे संबंधित कूट दिए गए हैं, आप जानते हैं कूट को कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पहुँचते हैं कथन पे।
कथन ए है हमारा, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। किससे संबंध है? अक्षांश से। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। कारण यहाँ पे दिए गए, नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कारण, जो कथन है वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश संबद्ध है, ये बिल्कुल सही है। कारण इसका है, नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। यहाँ पे देखिए कूट हम चेक करते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। क्या ये दोनों सही हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जो कारण है इस कथन का स्पष्टीकरण भी दे रहा है। हाँ, बिल्कुल दे रहा है। ठीक है, तो हम अगले ऑप्शन ना देखते हुए हम इसी को हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन ही इसमें संतुष्ट हो गया। आंसर है इसका ए। ठीक है, आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, कुछ जिसकी जानकारी और देख लीजिए। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अक्षांश पर निर्भर करती है, क्योंकि तापमान अक्षांश पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड होगा? तापमान पर। तापमान किस पर डिपेंड होगा? अक्षांश पर। तापमान अक्षांश पर डिपेंड होता है, फिर निर्भर करता है। एवं आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता तापमान पर निर्भर होती है। ठीक है, अगला सवाल है, कथन और कारण से संबंधित है ये। तो इसमें हम देखते हैं, 2003 में सवाल पूछा गया, शीतोष्ण वन के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं, जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। कारण यहाँ पे है, शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। यहाँ पे देखिए, जो कथन है, शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं, जो कई वर्षों तक रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। और जो कारण है, शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। तो ये दोनों गलत है। ठीक है, दोनों यहाँ पे गलत है। कथन ए और कारण आर, कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, पहले इसको और समझ लेते हैं। पूरे साल वर्षा की वजह से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में भूमि में उपस्थित खनिज घुलकर बह जाते हैं और उच्च तापमान के कारण बैक्टीरिया की गतिविधियां बढ़ जाती है। इससे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा में कमी आने लगती है। अतः इस क्षेत्र में फसल उत्पाद को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। तो यहाँ पे देखो, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है नहीं है। ए और आर दोनों सही नहीं है, किंतु दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत है। ए सही है, किंतु आर गलत है। ए सही नहीं है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ये डी वाला ऑप्शन है। तो हमारा जो कारण है, शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता अधिक होती है। तो ये कारण सही है। ठीक है, कारण यहाँ पे गलत नहीं है, कारण यहाँ पे सही है। ठीक है, कारण सिर्फ सही, आंसर हो जाए इसका डी। आंसर है इसका डी। ठीक है, अगला सवाल है, कथन ए और कारण आर से संबंधित। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। कारण है, उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारणवश भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनी वर्षा होती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर हमको चुनना है। ये सवाल सन 2003 में पूछा जा चुका है। कूट यहाँ पे दिए गए, ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। यहाँ पे कथन है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कारण हम देखते हैं, उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारणवश भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनी वर्षा होती है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। ये देखो, हमने यहाँ पे चेक किया था, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका ए।
5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकट स्थित होता है। इस क्षेत्र में वर्ष पर उच्च ताप व उच्च आर्द्रता विद्यमान रहती है। अगला सवाल है विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक अधिक है? 2003 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन हम देखते हैं, शीतोष्ण शंकुधारी वन, अगला है शीतोष्ण पर्णपाती वन, अगला है उष्णकटिबंधीय मानसून वन, अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पर विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता अधिक है या सर्वाधिक है? तो ये है शीतोष्ण पर्णपाती वन। आंसर है इसका बी। आंसर है इसका बी। विश्व में कोणधारी वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगला सवाल है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा करने के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है? 2003 में सवाल पूछा गया। कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेगा? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो सूर्य के एक परिक्रमा पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा जो समय लेगा वो है बृहस्पति। ठीक है, ये है बृहस्पति। आंसर है इसका बी। आंसर इसका बी। जैसे जैसे सूर्य के ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका परिक्रमण काल भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र। अब देखो पृथ्वी, मंगल और शुक्र, ये देखो बृहस्पति से पहले। तो यहाँ पे देखो दूरी बढ़ रही है, तो जैसे ही दूरी बढ़ेगी तो इनका काल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बार सूर्य का चक्कर लगाने का। तो इस प्रकार भी आप इसको देख सकते हैं इस क्रम के अनुसार। अर्थात जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल सूर्य का चक्कर लगाने में लगा समय उतना ही अधिक होगा। और सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में ग्रह इस प्रकार है। आप यहाँ देख सकते हैं सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो 4 ग्रह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। उसके बाद हम ये है बाह्य ग्रह। ठीक है, ये कौन से ग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कहलाते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, सूर्य एवं ग्रह एवं सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय इस प्रकार है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे ग्रहों के जो परिक्रमा करने में लगा समय वहाँ पे दिए गए। बुध का है 88 दिन, शुक्र का है 225 दिन, पृथ्वी का है 365.3 दिन, और मंगल का है 687 दिन, बृहस्पति का है 11.83 वर्षों में लग रहा है इसमें। ठीक है, फिर यहाँ वर्ष चालू हो जाते हैं। शनि का है 29.5 वर्ष, अरुण का है 84 वर्ष और वरुण का है 165 वर्ष। ठीक है, तो सबसे दूर जो है वो उसका सबसे ज़्यादा समय सूर्य का परिक्रमा लगाने में उसको लगता है, तो यहाँ पे वरुण है 165 वर्ष। ठीक है, 165 वर्ष में एक बार सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला सवाल है कथन और कारण संबंधित है। कथन यहाँ पे दिए गए हैं, हम देखते हैं ऑप्शन के बारे में। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। जिस प्रकार कथन और कारण वाले प्रश्न में ये दिए रहते हैं वैसे ही है। 2004 में सवाल पूछा गया है। कथन हम पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम है। भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम है। कारण भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्यताप तथा तीव्र संवहनी धारा बहती है। तो क्या ये कथन सही है? भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम है? नहीं, ये गलत है। कारण हम देखते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्यताप एवं तीव्र संवहनी धाराएं बहती हैं। हाँ, तो ये सही है। ठीक है, ये कारण यहाँ पर सही है। देखो ए और दो दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है नहीं। ए और आर दोनों सही है नहीं, यहीं से हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमारा कथन गलत है, कारण सही है। ए सही है कि नहीं, तो इसको भी कैंसिल करो। अगला है कारण ए गलत है, ये गलत है बिल्कुल, परंतु आर सही है, तो ये आंसर होगा इसका डी। आंसर हो जाएगा इसका डी। ध्रुव एवं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सौर विकिरणों की असमान मात्रा के कारण वायुमंडलीय एवं महासागरीय परिसंचरण उत्पन्न होता है। उच्च अक्षांशों में अधिक परावर्तन एवं अवशोषण होता है, क्योंकि सौर विकिरणों को यहाँ तक पहुँचने में वायुमंडल की मोटी परत को पार करना होता है। ठीक है, ये कारण है, तो आंसर है इसका यहाँ पे डी। अगला सवाल है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? सन 2005 में सवाल पूछा गया। चिली, जापान, फिलीपींस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, आंसर है इसका डी। सेंट हेलेन नामक ज्वालामुखी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल है
कथन तथा कारण संबंधित है, 2005 में सवाल पूछा गया। कथन ए और कारण यहाँ पे आर है। यहाँ पे हम देखते हैं कथन, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। हाँ बिल्कुल, ये कथन सही है। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कारण यहाँ पे देखते हैं, अब चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। तो क्या सही है? नहीं, ये कारण यहाँ पर सही नहीं, एक गलत है। ठीक है, तो केवल एक हमारा सही है। ऑप्शन में देख लेते, ए और दो दोनों सही हैं? नहीं, दो ऑप्शन दोनों सही नहीं। ए और दो दोनों सही हैं? नहीं, ए और दो दोनों सही नहीं, ये दोनों गलत। ए सही है? हाँ ए सही है। ए गलत है? नहीं, ए गलत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला देखते, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे, आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, कथन सत्य है परंतु कारण गलत है। कथन यहाँ पे हमारा सत्य है, ए सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि हम चंद्रमा की केवल एक ही साइड देख पाते हैं। ये देख सकते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते समय एक ही साइड को दर्शनीय रखता है। यह एक चक्कर पूरा करने में 27.322 दिन का समय लेता है। कितने दिन का समय लेगा? 27.322 दिन का समय लेगा, और लगभग इतने ही समय वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सेट यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द DYIS अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।